अंदर अथवा आपको देखने को मिलेगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करना। उपभोक्ता जो उपभोग कर रहा है उसकी आय में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग पर पड़ने वाले क्या प्रभाव होते हैं। अगर आप उपभोक्ता कौन हुए, जो सामान खरीदता है, जैसे हम कोई दुकान पर गए एंड शॉप पर गए, हमने सामान खरीदा, लेकिन हमारी आय पर अगर इफेक्ट पड़ता है, हमारी आय में यानी हमारी कमाई में कोई परिवर्तन होता है तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे सामान जो है वो नहीं खरीद पाएंगे हम। सामान्य वस्तुएं वे वस्तु होती है, यहाँ पे देखेंगे बताया गया सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं जिन पर आय प्रभाव धनात्मक एवं कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो क्या होता है, इसमें बढ़ जाती है। अगर वृद्धि जो उपभोक्ता है उसकी आय कम होगी, कमाई कम होगी तो क्या है, वो घट जाएगी। तो इसके विपरीत यदि आय में कमी होती है तो उसकी मांग में कमी हो जाती है। निम्न कोटि वस्तुएं आ जाती है, ये वे वस्तु होती है जिन पर आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इसकी विपरीत यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो इनकी मांग बढ़ जाती है। हाँ, एक एक और टाइप समझना है, आपकी आय एक बार घट बढ़ी तो आपने सामान जो है क्वालिटी की ली, लेकिन एक लो क्वालिटी वस्तु होती है, अगर आय आपकी घटती है तो आप क्या ज्यादा चीजें खरीदते हो, आप लो क्वालिटी चीजें खरीदते हो। लो क्वालिटी का कहने का मतलब है निम्न कोटि वस्तुएं आप खरीदते हो, ठीक है। तो इसमें बढ़ जाती है ये निम्न कोटि वस्तुएं, तो जब हमारी आय पर कोई भी इफेक्ट होता है। ये आपका हो जाएगा अथवे में। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं नॉर्मल गुड्स यहाँ पे बताया हुआ है और लो ग्रेड गुड्स के बारे में बताया गया है। एंड जब हमारी जो कंज्यूमर है उसकी इनकम पे जब इफेक्ट पड़ता है तो ये क्या होता है, जब ज्यादा होता है तब क्या होता है, जब कम होता है तब क्या होता है, दोनों ही बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 32 की तरफ। 32वां क्वेश्चन है कुल बंदी लागत एवं कुल परिवर्ती लागत के बीच उदाहरण सहित उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट करना है। तो कुल बंदी लागत क्या है, यह उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती है, अर्थात उत्पादन के बढ़ने अथवा घटने पर भी ये क्या रहती है, स्थिर रहती है। ये कुल बंदी लागत है। उत्पादन के शून्य पर भी यह शून्य नहीं होती, इसका वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। उदाहरण के लिए किराया, स्थायी कर्मचारी का वेतन। अगर आप देखेंगे किराए से आपका काम हो ना हो मतलब, तो आपका क्या रहता है, एक तरह से आपको पैसे आ ही रहे होते हैं, आपका घाटा नहीं होता है। ऐसी कुल परिवर्ती लागत को अगर हम देखें तो ये उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ने पर ये बढ़ जाती है तथा उत्पादन में कमी आने पर ये घट जाती है। जैसे उत्पादन के शून्य पर यह शून्य होती है, इसका वक्र कुल लागत वक्र के समांतर होता है। उदाहरण के लिए दैनिक मजदूरी व कच्चे माल की लागत अगर हम देखें तो ये क्या हो, उत्पादन ज्यादा होगा तो बढ़ जाएगी वरना घट जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। टोटल टाइड अप कॉस्ट, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे बताया हुआ है, आप इससे पढ़ सकते हैं। डिफरेंट आपको करना था डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 33। परिवर्तनशील अनुपात के नियम का वर्णन करें तथा इनके तीनों चरणों को विस्तार पूर्वक बताइए। परिवर्तनशील अनुपात के नियम का वर्णन करना है आपको और इसके 3 चरण को बारे में बताना है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है क्या, अल्पकाल में स्थिर साधनों की दी हुई मात्रा के साथ परिवर्ती कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। कुल उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को कारक के प्रतिफल का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए किसी परिवर्ती साधन की जैसे जैसे अधिक से अधिक इकाइयां बढ़ाई जाती है तो कुल उत्पादन सर्वप्रथम बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है और अंततः घटने लगता है। इसमें टीपी तथा एमपी में 3 चरणों में परिवर्तन होता है। जैसे पहला देखिए टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, एमपी बढ़ता है। टीपी घटती दर से बढ़ता है, एमपी घटता है पर धनात्मक रहता है। टीपी घटता है, एमपी ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे परिवर्तनशील अनुपात के नियम के बारे में बताया गया है। इसके 3 चरणों की बात करें तो यहाँ पे प्रथम चरण है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। स्थिर साधनों के साथ जब परिवर्ती कारक की इकाइयों को लगातार बढ़ाकर प्रयोग किया जाता है तो प्रारंभ में कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ता है तथा एमपी में भी बढ़ता है। द्वितीय चरण में क्या होता है, घटते प्रतिफल की अवस्था रहती है, कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है। इसमें स्थिर कारकों की निश्चित मात्रा के साथ जब परिवर्ती कारक की इकाइयों को लगातार बढ़ाकर प्रयोग किया जाता है तब एक सीमा के पश्चात कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, अर्थात कुल उत्पाद वृद्धि अनुपात परिवर्ती कारक अनुपात से भी कम होता है। एमपी घटने लगता है, धनात्मक रहता है, जब टीपी अधिकतम होता है तो एमपी शून्य होता है। तीसरे चरण की बात करें ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, तो कुल उत्पाद घटता है। यह कारक प्रतिफल नियम का अंतिम चरण रहता है जब स्थिर कारकों की निश्चित मात्रा के साथ परिवर्ती कारक की इकाइयां लगातार बढ़ाकर उत्पादन किया जाता है तो अंततः कुल उत्पादन
जो है उत्पाद घटने लगता है और सीमांत उत्पाद जो है ऋणात्मक हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था 33 एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ वेरिएबल जो है प्रोपोर्शन एंड एक्सप्लेन इट्स थ्री जो है स्टेप्स इन डिटेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपका आंसर है। एंड यहाँ पे थ्री फेज जो रहते हैं उसको भी, स्टेज जो रहते हैं इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। इसी के अंदर 8वें के अंदर बोला गया है उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। उत्पादन संभावना वक्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो नीचे की ओर ढालू बाएं से दाएं होता है। इसका कारण यह है कि साधन सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी करनी होती है। मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत यानी एमओसी है। अर्थात एक वस्तु का उत्पादन बढ़ने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों की त्याग बढ़ती दर पर करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं होता है। अतः जब कम क्षमता वाले संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो लागत बढ़ती है, जिससे एमओसी बढ़ती है। उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर इसका साधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। आगे देखें हम अगले पॉइंट को। उत्पादन संभावना वक्र का बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र उन सभी कारणों से दाईं ओर खिसकेगा जिनसे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता व संसाधनों की मात्रा तथा कुशलता में सुधार होता है। ये आपका होगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। स्टेट द मेन फीचर ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने घर में ही बेकरी की दुकान चलाता है। इस व्यक्ति एक्स ने पूंजी के रूप में जो है यहाँ पे 4 लाख रुपए निवेश किए है। ठीक है, 4 लाख ही ना, 1000, 10,000, लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख है निवेश किए। एबीसी बैंक से 8% जो है प्रति ब्याज दर पर उसने जो है 2 लाख रुपए उधार भी लिए। इस व्यक्ति ने 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर एक प्रबंधन को भी रखा। इस बेकरी दुकान का महीने का आरोपित किराया 20,000 है। यहाँ पे क्वेश्चन अब इससे पूछा गया, अस्पष्ट लागत की परिभाषा स्पष्ट करनी है आपको, परिभाषा लिखनी है। तो अस्पष्ट लागतें उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक द्वारा प्रयुक्त निजी कारकों की अनुमानित लागत है, इसमें सामान्य लाभ भी शामिल होता है। बी पूछा गया, इस व्यक्ति की सालाना अस्पष्ट लागत की गणना करनी है। यदि इस व्यक्ति यानी एक्स की स्वयं की सेवाओं को आरोपित मूल्य जो है 3 लाख है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, आप पढ़ सकते हैं। एंड तीसरा बोला गया है सालाना स्पष्ट लागत की गणना करनी है आपको। तो यहाँ पे सालाना स्पष्ट लागत बताया गया है। एंड निम्नलिखित सूत्रों को पूरा करना है। लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत आपको आगे लिखना है। ठीक है, अगर इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे सामान्य लाभ जो है ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा इसका। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैथ जैसा ये क्वेश्चन लग रहा है पूरा, आप इसे देख लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से देख पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ पाएंगे ये क्वेश्चन को। एंड यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये पूरा पेपर कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। टोटल इकोनॉमिक्स में 34 क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड सेक्शन ए में दूसरी बुक होगा, सेक्शन बी में दूसरी बुक होगा। दोनों ही सेक्शन में अलग अलग बुक को बांट रखा है। तो इन्होंने पैटर्न को आधा आधा कर दिया है, सेक्शन ए में आधा, आधा सेक्शन बी में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड यही था आज का वीडियो। हाँ, आपके लिए सैंपल पेपर आपको पता होंगे, सैंपल पेपर 10-10 सैंपल पेपर आपके लिए बना के हम दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जिसका रेडी है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आप उसे परचेज कर सकते हैं। आपको शुरू में ही दिख गया होगा व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी रहती है आप वहां पे पूछ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट का लेना है। इंग्लिश का भी बनाया जा रहा है, तो वहां पे भी इंग्लिश के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, क्या पता जब तक बन जाए वो। तो जब बन जाता है तो आपको दे दिया जाएगा। अगर आप लेते हैं तो जस्ट 99 रुपीज में आपके लिए रखा गया है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। जिसके अंदर 10 क्वेश्चन पेपर होंगे आपके, जो कि 2023 और 24 का एग्जाम होगा, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। आप उसे लेकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। बाकी यही था आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड बेल के आइकन को सिलेक्ट करके हमारी जो भी नई वीडियोस आ गई आपके आपके मोबाइल फोन्स पे, आपके जो भी है वहां पे आपके नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08। मैंने आपको कई बार बताया, कृष्णा कहानी 08 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरी आईडी आपको दिख जाएगी। कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। बाकी यही था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।
चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।